तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हमारा क्या रहा? तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये रहा कि इट इज ए स्पेस अराउंड अ कंडक्टर और अ मैग्नेट। वो स्पेस एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड या फिर एक मैग्नेट के अराउंड जहां पर उसका इफेक्ट महसूस किया जा सके, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सो हम कैसे बोलेंगे? इट इज द स्पेस around the conductor. It is a space around the current carrying conductor. Current carrying conductor. It is a space around the current carrying conductor or a magnetic or a magnet around which magnetic effect of substance या magnetic effect of source can be experienced तो मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है चार्ज के अराउंड जिसके चारों तरफ हम उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है और एक बार मैग्नेट, सिंपल बार मैग्नेट भी हो सकती है। हम मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सो सिंपल आंसर ऑफ दिस इज दैट जो सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज गोइंग टू बी अ चार्ज इन मोशन। सो जो फोर्स होती है किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स, उसका सोर्स क्या रहता है? सिंपल मैन में हम बोलना चाहें, चार्ज इन मोशन। फर्स्ट थिंग इज चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, सिंपल टर्म में चार्ज इन मोशन। जो चार्ज मोशन में होता है, चार्ज गोइंग टू बी मोशन इज एबल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज इन मोशन हम जानते हैं करंट कहलाता है, और इलेक्ट्रिक करंट चार्ज इन मोशन और इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का सोर्स जो होता है चार्ज इन मोशन हो सकता है, जो चार्ज मोशन में है, या चार्ज इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरीके से हम देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर हम बोलें करंट, ये हमारे पास एक वायर था ए एंड वायर बी, इट इज अ वायर दे आर गोइंग टू बी हैव, एंड इसके चारों तरफ एक करंट फ्लो कर रहा है, इट इज गोइंग टू करंट इज गोइंग टू अपवर्ड। तो ऐसी कंडीशन इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस होते हैं, दिया द कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड इट लाइक दैट। दीज आर सम कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर। वायर ए बी, वायर के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस होते हैं इन, और ये करंट का एक मोशन भी नोट करते हैं। दे आर गोइंग टू डिनोट करंट ऑल्सो। इफ द करंट इज अपवर्ड, सो इट्स डायरेक्शन इज गोइंग टू एंटी क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इसे देख पाते हैं। नाउ सेकेंड वायर वी आर गोइंग टू हैव इज दिस। अगला वायर जो इसी तरीके से, अगर हमारे पास दूसरा वायर है यही सी एंड डी, अब इसमें करंट जा रहा है डाउनवर्ड। इफ द करंट गोइंग टू मूव डाउनवर्ड इन दिस, सो वी हैव कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन इस बार इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब करंट अपवर्ड जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज था, और डाउनवर्ड जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरीके से हम करंट की डायरेक्शन को नोटिफाई कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन देख करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एज इट इज क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज भी पता
लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी फोर्स कितनी होती है, वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, तो इसके बारे में अब हम समझेंगे। जो फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स इज गोइंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज कितना है बॉडी के अंदर, एक बॉडी के पास चार्ज कितना है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट। सेकंड, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है बॉडी की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बस खासकर इसमें भी अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट में डिवॉल्व करें तो साइन वी साइन थीटा कंपोनेंट, वी साइन थीटा कंपोनेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस फोर्स का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। सो एंड वन मोर थिंग इज दिस, क्यू वी वी बोथ बोथ द थ्री क्वांटिटीज, ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू वन एनदर टू ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू। सो हम यहां देखते हैं तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास जाती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। इसे हम वैल्यू लेते हैं, फोर्स की वैल्यू हमारे पास जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी वी साइन थीटा। क्यू वी वी साइन थीटा के बराबर हमारे पास मैग्नेटिक की वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट्स अ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक वी आर गोइंग टू बी है। जो चार्ज स्पेस में रखा है उसके लिए मैग्नेटिक की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आती है। नोट डाउन। इसके लिए हम कुछ अज्यूम्पशन मान के चलेंगे। हम 3D कब में देखना चाहें तो हमारे पास है ये कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से नाउ इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी वर्क कर रहा है। हियर अब मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी वर्क। यहां पर लेट अस से डेट एन एंगल थीटा, वी हैव डेट एंगल थीटा। यहां पर हमारा ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, इट इज अ वेलोसिटी वेक्टर वी आर गोइंग टू बी हैव। ये हमारी वेलोसिटी के बारे में हम इंडिकेशन देगा। इधर हमारा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इसके परपेंडिकुलर यहां से ओरिजिन लेते हुए हमारे पास ये थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, इस तरीके से हमने इसे यहां से ड्रॉ किया। ये हमारे पास x, ये हमारे y और ये हमारे पास z एक्सिस के फॉर्म में हमारे पास निकल के आता है। नाउ हम इस वेलोसिटी को इसे कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट वेलोसिटी इनटू इट्स कंपोनेंट्स। हम इस वेलोसिटी को इसे कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का वो हमारे पास b cos थीटा कंपोनेंट आएगा। Here the component we are going to have is b cos theta component, और इधर हमें वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मिलेगा वो b sin थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें ऑब्टेन होगा। नाउ ये करने के बाद अब हम यहां देखेंगे क्या, अब हमारे पास जो फोर्स होगी इधर हमारा b sin थीटा कंपोनेंट हमने जैसे बताया था कि b cos थीटा कंपोनेंट कोई रोल नहीं होता हमारा, क्योंकि परपेंड जो मेन फोर्स लगती है वो उसके लिए मेन कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड फोर्स जो परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फोर्स है, जो फोर्स बाद में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस में इधर जा रहा है और वेलोसिटी जो है कंपोनेंट रिजॉल्व करने पर बी cos थीटा वाली कंपोनेंट वाली वेलोसिटी हमारे काम की नहीं है। sin थीटा कंपोनेंट की जो है वो परपेंडिकुलर है
परपेंडिकुलर में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और परपेंडिकुलर ये हो जाती है तो 0 हो जाती है। सो ये हमारा ओरिजिन है इसका। नाउ यहां से बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा, यहां पर हम देख पा रहे हैं बी साइन थीटा की वैल्यू है, तो इसके और इसके परपेंडिकुलर लेटर से हियर, जब इन दोनों के परपेंडिकुलरली वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें वैल्यू मिलती है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की। इट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वी आर गोइंग टू बी है। और अगर हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखें, इफ वी आर गोइंग टू राइट द फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में इसे हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमारे पास फोर्स का रिप्रेजेंटेशन आता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इस कांस्टेंट के इस कांस्टेंट को पहले कांस्टेंट की फॉर्म लिखते हैं, कांस्टेंट के कांस्टेंट लिया हमने क्यू बी बी साइन थीटा, और के की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास हो गई क्यू बी बी साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई क्यू बी साइन थीटा के बराबर। अब अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें फोर्स की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो इन वेक्टर फॉर्म हमें वैल्यू मिलती है, क्यू को बाहर निकालते हैं क्यू जैसे, और यहाँ वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन निकल के आती है। एंड जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन, उसके लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो है हमारे राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल, जिन्हें हम आगे आके समझेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड by using right hand thumb rule, right hand thumb rule और राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से हम डायरेक्शन की डिटरमिनेशन कर सकते हैं। By using these rule we are able to determine the direction also. Let us take some example. इसके लिए हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है। Let's suppose we are going to have that plain sheet of paper. Here we have plain sheet of paper, and second one we are going to be have that plain sheet of paper. ये दो प्लेन शीट है हमारे पास पेपर की। Now अब क्या हुआ, हमारे पास एक चार्ज है, वी हैव अ चार्ज प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास। नाउ प्लस क्यू चार्ज के अंदर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड वी आर गोइंग टू बी हैव, और उससे रिलेटेड ये एक वेलोसिटी भी है, इट इज अ वेलोसिटी थीटा, वेलोसिटी वी, और इसके अंदर जो लगाया वो थीटा बना हुआ है। चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम रूल लगाएं तो हमारी फोर्स जो होगी अपवर्ड होगी, और फोर्स की वैल्यू जो होगी हमारी F इक्वल्स टू क्यू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर हमारे पास पहले निकल करके आएगी फोर्स की। यहां हमारा सोर्स चार्ज रखा हुआ है, हियर वी आर गोइंग टू हैव आवर सोर्स चार्ज, एंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल अगर हमारा चार्ज ऊपर है, चार्ज पॉजिटिव है तो अपवर्ड, तो तुम्हारी फोर्स ऊपर की तरफ निकल के आएगी। वहीं अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है, इफ द चार्ज वी आर गोइंग टू हैव इज नेगेटिव, वी आर गोइंग टू हैव नेगेटिव चार्ज, तो इन दैट कंडीशन, नेगेटिव चार्ज होने कंडीशन में यहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड V, V इज द मैग्नेटिक फील्ड,
हियर वी हैव द वेलोसिटी v, और यहां पर हमारी फोर्स डाउनवर्ड होगी। इस तरीके से हमें फोर्स मिलेगी। यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी हमारे पास, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बराबर हमारे पास नेगेटिव फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी। नोट इट डाउन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी? फोर्स सबसे पहले देखें, फोर्स मिनिमम, मिनिमम कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। और साइन थीटा वैल्यू कब होती है? या तो थीटा 0 के बराबर हो और 180 डिग्री के बराबर हो। साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 0 और इक्वल टू 180। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी वैल्यू 0 के बराबर ऑब्टेन होती है। लाइक दैट फोर्स की वैल्यू हम रखते हैं क्यू वी वी साइन 0। जब हम साइन 0 वैल्यू पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है क्यू बी बी इंटू 0 बराबर 0। जो फोर्स है वो हमारी मिनिमम हो जाती है। फोर्स इज गोइंग टू बी मिनिमम इन दिस केस। एंड फोर्स मैक्सिमम कब होती है? फोर्स मैक्सिमम मैक्सिमम फोर्स तब होती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है। when the value of theta is equals to 90 degree, in that condition our force is also going to be maximum। हमारी फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाती है। एंड फोर्स F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90, क्यू वी बी साइन 90 के बराबर निकल के आती है। और क्यू वी साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है फोर्स इक्वल्स टू क्यू बी बी के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। इट्स द मैक्सिमम वैल्यू वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन। जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं और एक रूल यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से भी हम डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। और क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? So according to Fleming left hand rule, according to Fleming left hand rule, इसके अकॉर्डिंग अगर हम हमारी लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर, थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर्थ फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, और ऐसी कंडीशन में जो हमारी फोर्थ फिंगर है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड दिखाए। फोर्थ फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज और करंट। मोशन ऑफ चार्ज और करंट को हमारा ये फिंगर दिखा रहा है। तो डायरेक्शन इन विच थंब रोटेट, जिस डायरेक्शन में थंब रोटेट करेगा वो हमें डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी वो हमें मिलेगी हमारे थंब की मदद से। तो if we stretch thumb, middle finger and forefinger, middle finger and forefinger perpendicular
to each other, perpendicular to each other, and forefinger hmm, forefinger indicate direction of magnetic field, middle finger indicate direction of current or motion of charge, then direction in which thumb rotate indicate the direction of force, तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर हम अपने थंब को, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, ऐसी कंडीशन में जो हमारा फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंडिकेशन दे, और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाए या मोशन ऑफ चार्ज को दिखाए। तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब रोटेट होगा वो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगी। इसके बारे में हम काफी हद तक समझने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ये कुछ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्शन पता लगाते हैं। नोट डाउन। Now, unit and dimension of magnetic field. Unit and dimension of magnetic field. Unit dimension of magnetic field. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है हमारे पास F इक्वल्स टू क्यू बी बी। सो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, बी की जो वैल्यू हमारे पास क्या आती है वो आ जाती है F अपॉन क्यू बी के बराबर, F अपॉन क्यू बी के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। नाउ जो हमारे पास वैल्यू हैं उन्हें हम पुट करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, चार्ज की जो होती है चार्ज की हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है कूलम वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। ये सारी वैल्यू निकल के आती हैं। तो इन्हें जब ऊपर लेके जाते हैं तो न्यूटन पर कूलम एंड पर मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। नाउ ये कुछ हमारे पास वैल्यू निकल के आती हैं। नाउ हमें पता है न्यूटन को हम लिख सकते हैं, न्यूटन को जो लिखा जाता है, न्यूटन की वैल्यू जो होती है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है हमारी न्यूटन की वैल्यू। तो हम यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू रख देते हैं।
तो क्या बनता है हमारे पास, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम पर मीटर एंड सेकंड, ये वैल्यू निकल के आती है। तो केजी कूलम इधर ले लेते हैं सारा, जो कट नहीं सकता, केजी पर कूलम एंड मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है और एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो गई। तो इस तरीके की हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। नाउ डायमेंशन क्या निकलेगा, डायमेंशन की बात करें, और वैसे एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। एसआई यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो टेस्ला के बराबर होती है। नोट करता हूं। और इसकी एक और यूनिट जिसे हम गॉस कहते हैं, और कॉमन यूनिट होती है गॉस, ऐसे गॉस और टेस्ला ऐसा यूनिट, और गॉस जो होती है कॉमन यूनिट होती है। इसके बाद हम बात करें डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं डायमेंशन कितने होते हैं, किस, तो इसे देखेंगे हम। हमारे पास निकल के आती है F इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू क्यू, और ये बी इंटू बी के बराबर, नो हमने उल्टा लिख दिया, ये होता है फोर्स अपॉन क्यू वी, फोर्स अपॉन क्यू बी के बराबर वैल्यू हमारे पास होती है। जो फोर्स होती है उसकी डायमेंशन में पता है, एट आर एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होते हैं। चार्ज की डायमेंशन होते हैं ए टी, वेलोसिटी के एल टी माइनस वन के बराबर डायमेंशन निकल करके आते हैं। दीज आर डायमेंशंस। नाउ टी से हम टी कैंसिल हमें दिख रहा है, और अगर हम इसे ऊपर ले जाएं, एम एल, ये एल वन में से वन माइनस हो जाएगा, एंड यहां ए माइनस का वन, टी माइनस का टू इक्वल्स टू एम ए माइनस वन टी माइनस टू। ये डायमेंशन निकल करके आते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के। तो आज हमने सीखा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हमने जाना जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्पेस होता है किसी भी चार्ज के अराउंड, मूविंग चार्ज के अराउंड और करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, जिसके चारों तरफ हम उसके इफेक्ट को महसूस कर सकें। स्पेस, वो स्पेस जिसके चारों तरफ हम उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकें, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इट इज अ स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट अराउंड विच मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सोर्स क्या होगा, करंट कैरिंग वायर सोर्स होता है, या उसका मैग्नेटिक बार मैग्नेट या और दूसरे किसी भी तरीके से की मैग्नेट जो होती है उसका इफेक्ट बन सकती है। चार्ज इन मोशन और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सोर्स होता है। इस तरह कंसंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हमें चार्ज देखने को मिलता है। जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के और वेलोसिटी के बी साइन थीटा कंपोनेंट की, एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे हमने यहाँ देखा। और ये तीनों की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब ये एक दूसरे के 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। नाउ फोर्स इक्वल टू क्यू
की वैल्यू QVV sin थीटा के बराबर हो गई। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के लगाया, K की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर थी। अब F की वैल्यू हमारे पास QVV के बराबर हुई और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है हम राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से पता लगा सकते हैं। और दूसरा नियम भी हमारे पास होता है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि अगर हम अपनी थंब और इनको स्ट्रेच करें तो ऐसी कंडीशन में तो अगर हमारी 4 फिंगर मैग्नेटिक दिखा रही है, मिडिल फिंगर करंट दिखा रही है, तो जिस डायरेक्शन में थंब रोटेट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्टेन होगी। इस तरीके से यूनिट इन डायमेंशन देखिए, यूनिट जो निकली वो हमारी ये यूनिट ऑब्टेन हुई, न्यूटन पर कूलम पर मीटर पर सेकंड। अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें, चार्ज का फॉर्मूला होता है एम्पेयर सेकंड। एम्पेयर सेकंड यहां से हम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम एम्पेयर सेकंड कर देंगे या हाँ तो भी हमारा काम बन सकता है, लेकिन अभी हम इसे ही रहने देते हैं। नाउ जो हमारे पास एसआई यूनिट होती है टेस्ला और गॉस जो होती है एसआई यूनिट होती हैं, डायमेंशन जो होते हैं हमारे एम ए माइनस 1 टी माइनस 2 के बराबर डायमेंशन बदल के आते हैं। और हमारी वन गॉस जो होती है, वन गॉस की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला के बराबर होती है। इन दोनों की रिलेशन ये वन गॉस जो होती है 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला के बराबर होती है। वन गॉस